सो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने देखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग, उसका प्रोसेस, फैक्टर्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुए थे। सो फ्रेंड्स देखो, अब हम लोगों ने मैंने फिर आपको कुछ इमेजेस दिखाई थी रिलेटेड विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना लेक्चर जो थर्ड लेक्चर ओवर किया था इन द सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वो मैंने आपको जेम्स वॉट के इमेज के साथ ओवर किया था। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द इमेज ऑफ थॉमस न्यूकॉमन, जिन्होंने फर्स्ट जो स्टीम इंजन था उसको इन्वेंट किया था। फिर थॉमस न्यूकॉमन के बाद में ये कुछ इमेज है यहाँ पर, जैसे इंडियन ट्रेन की, इंडियन ट्रेन नहीं, रेलवे फर्स्ट जो रेल चली थी 1830 में, तो ये पहले इंजन इस तरीके के होते थे। तो देखिए ये उसकी इमेज मैंने यहाँ पर ली हुई है, आप ध्यान से देखिए ज़रा अब। ओके, फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इमेज ली हुई है, ये आपने देखा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने यहाँ पर सीरीज़ में द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। तो देखिए अब बहुत इंटरेस्टिंग हमारा डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग आ गए हैं अपने कंट्री इंडिया में। तो इंडिया में जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी, मतलब क्या चल रहा था हमारे देश में उस टाइम, क्या कंडीशंस थी, कौन कौन से क्या मूवमेंट्स थे, ब्रिटिशर्स थे, इंडियंस थे, ओवरऑल क्या पिक्चर थी उस टाइम, वो सारी मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। सो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। तो देखिए इंडियन टेक्सटाइल्स यानी कि इंडियन जो जूट है, इंडियन जो फाइबर्स हैं, उसकी बात की जा रही है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए इंडियन जो कॉटन था वो बहुत फाइन क्वालिटी का था, बहुत अच्छी एक सुपीरियर क्वालिटी का था। कॉटन तो और भी कंट्रीज़ में था, बट उनका कॉटन जो था वो उतना अच्छा नहीं था, उतना सुपीरियर नहीं था जितना जो अपना इंडियन कॉटन था। तो बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, तो देखिए मशीन इंडस्ट्रीज़ के आने से पहले सिल्क और कॉटन के जो गुड्स थे वो इंडिया जो था उनमें डोमिनेट करता था, मतलब इंडिया का डोमिनेशन होता था, एक अपर हैंड होता था सिल्क और कॉटन गुड्स में, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स में। ओके, तो इंडिया का एक अपर हैंड था कॉटन और सिल्क के गुड्स में। कोर्सर जो कॉटन्स थे ये बहुत सारे कंट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते थे। मैंने आपको बताया जो रॉ कॉटन था, मतलब एक रफ कॉटन था, वो सारे कंट्रीज़ प्रोड्यूस कर ही लेते थे ऑलमोस्ट। लेकिन जो अच्छी फाइन वैरायटी थी कॉटन की वो अक्सर इंडिया से ही इंपोर्ट की जाती थी। कहाँ पर? इन यूरोपियन कंट्रीज़ में। फिर जो आर्मेनिया और जो पर्शियन पार्ट, यानी जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट है आज की डेट में, जो अरेबियन पेनिनसुला है और जो आपका ईरान वाला पर्शियन कंट्री है, तो यहाँ पर आर्मेनियन और पर्शियन जो मर्चेंट्स थे ये भी क्या करते थे, जो गुड्स थे, यानी जो भी इनको गुड्स की ज़रूरत पड़ती थी ये भी कहाँ से लेते थे? सूरत से लेते थे। सूरत कहाँ पर पड़ता है आपका? सूरत गुजरात में पोर्ट सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब एक बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है सूरत की, क्योंकि वेस्ट मोस्ट पार्ट में पड़ता है। तो मुंबई हो गया, एंड मुंबई पोर्ट हो गया महाराष्ट्र में, सूरत हो गया गुजरात में, ये बहुत ज़्यादा इनकी लोकेशन मैटर करती है फॉर द सी ट्रेड इंटरनेशनल लिंक्स में। तो ये जो कोस्ट थे ये कनेक्ट करते थे इंडिया को किसके साथ? गल्फ, यानी गल्फ जो था, पर्शियन गल्फ जो था, जो आपका सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो वो वाटर बॉडी है उसको पर्शियन गल्फ बोलते हैं, और उसी पर्शियन गल्फ के नाम पे ईरान को पहले पर्शिया बोला जाता था, ठीक है। तो गल्फ के साथ सूरत का कनेक्शन बहुत अच्छा था। और जो रेड सी है, देखिए रेड सी जो होता है ये वाटर बाउंड्री है बिटवीन अफ्रीकन कंट्रीज एंड द बिटवीन अफ्रीका या अफ्रीकन कंट्रीज एंड द एशिया। तो रेड सी जो है, रेड सी के पोर्ट्स में तो यहाँ पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी। मसूलीपट्टनम जो था, देखिए मसूलीपट्टनम हमारे साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। क्योंकि देखिए जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा इंडिया का, वेस्टर्न पार्ट मतलब जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है, तो वो मालाबार कोस्ट है, और थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र वाला पार्ट, ये आपका कोंकण कोस्ट है, ठीक है। तो जो ईस्टर्न पार्ट है, जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, जो आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है, इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। और एक कोरोमंडल नाम कहाँ से आया था? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पुराने टाइम पे जो संगम डायनेस्टी, संगम जो एरा था, संगम एरा में यहाँ पर चोलास हुआ करते थे, चोला रूलर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो चोल जो रूलर्स हुआ करते थे, तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, यूरोपियंस थे, ये लोग चोल्स नहीं बोल पाते थे, तो ये लोग क्या बोलते थे? कोरोस बोलते थे। तो चोलास को ये लोग कोरास बोलते थे। तो यही चोला, तो यहाँ जो पोर्ट था उसका नाम था चोल मंडल। तो चोल मंडल की जगह पर ये लोग बोला करते थे उसको कोरोमंडल, और उसी के नाम पर ये नाम फेमस हो गया एज अ कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट के साथ कनेक्टिविटी थी, मसूलीपट्टनम था, और
हुगली जो था बंगाल में, ये जो हुगली पोर्ट है बंगाल में, तो इनके ये ट्रेडिशनल लिंक्स थे, पहले से ही ट्रेड लिंक्स थे किसके साथ, अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है जो यूरोपियन कंपनीज थी। अब देखिए स्टोरीज, मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि पहले मतलब इंडिया जो था अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था, अपने आप में ही, मतलब एक इनबिल्ट सिस्टम था, इनबिल्ट सिस्टम था किस चीज़ का, इंटरनेशनल ट्रेड का विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज, बाकी देशों के साथ इंडिया अपने बिहाफ पे, अपने लेवल पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही ये जो यूरोपियन कंपनीज की एंट्री होती है इंडिया में, देखिए यूरोपियन कंपनीज में जैसे सबसे पहले जो आपके पोर्चुगीज आए थे, ठीक है, वास्को डी गामा आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 31 दिसंबर 1600 में फाउंड की गई थी, और इसके जो फाउंडर्स थे मेनली दो लोग थे, जॉन वॉट्स एंड जॉर्ज वाइट, ओके। और ईस्ट इंडिया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर था वो लंदन ग्रेट ब्रिटेन में था। और ये कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डील करती थी, मेनली जो इसके प्रोडक्ट्स थे वो थे कॉटन, सिल्क, इंडिगो जो डाई होती है, एंड सॉल्ट, स्पाइसेस, सॉल्ट पैट्र, टी, ओपियम एंड एक्सेट्रा। तो ये जो थे मेन प्रोडक्ट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, ये आए। और उसके बाद जो फ्रेंच थे, यानी फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ये कुछ 4 मेन कंट्रीज थे जिन्होंने इंडिया पर मतलब एक कॉलोनाइजेशन के थ्रू रूल किया था। लेकिन सबसे जो मोस्ट सक्सेसफुल यूरोपियन पावर थी वो थी आपकी ब्रिटेन, ठीक है। तो यूरोपियन कंपनीज धीरे धीरे करके इन्होंने पावर गेन की अपने हाथ में, और इन्होंने क्या किया, they people secured a variety of concessions। तो इनको बहुत सारे कंसेशंस मिले, कहाँ से, जो हमारे लोकल कोर्ट से, यानी जो हमारे मुगल, देखिए उस टाइम जब ये ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो उस टाइम इंडिया में मुगल डायनेस्टी का रूल था, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो मतलब इनके ये लोग, मतलब ये जो मुगल बादशाह थे, ये लोग थे मेनली जो जहांगीर थे, अकबर के जो बेटे जहांगीर थे, उनके टाइम पे जो हॉकिंस थे, मिस्टर हॉकिंस, ये आए थे 1608 में। तो इनको फिर मतलब रॉयल परमिशन दी गई, जिसको रॉयल फरमान बोलते हैं, रॉयल ऑर्डर बोलते हैं। तो इनको वो मिला कि ठीक है, आप जो है अपने, इन्होंने बोला था जहांगीर से कि हमको क्या करना है, हम सूरत में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। और सूरत जो था गुजरात, वो मुगल डायनेस्टी के अंडर में आता था। तो जहांगीर ने उनको रॉयल फरमान, रॉयल ऑर्डर दे दिया था, यानी कि परमिशन दे दी थी, ठीक है आप जो है वहाँ पर फैक्ट्री अपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। फैक्ट्री का मतलब वहाँ पर क्या होता था, देखिए जो अंग्रेज़ों ने इंडिया में फैक्ट्रीज लगाई थी, वो फैक्ट्री का मतलब ये नहीं होता था कि जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि कोई प्रोडक्शन होता है। फैक्ट्रीज का मतलब ये होता था कि ये लोग क्या करते थे, ओशियन, मतलब जो पोर्ट सिटी होते थे, यानी कि समुद्र वाले जो एरिया होते थे, जो ओशियन बाउंड्री वाले एरिया होते थे, वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, फैक्ट्रीज लगाते थे। जैसे मान लीजिए, देखिए ये इंडिया का सदर्न पेनिनसुला वाला पार्ट है। तो जैसे ये वाला एरिया हो गया, जैसे यहाँ पर गुजरात हो गया, फिर यहाँ महाराष्ट्र हो गया, मुंबई, ठीक है, और यहाँ पर कोचीन हो गया, और यहाँ पर चेन्नई हो गया, फिर यहाँ पर मसूलीपट्टनम हो गया, देन यहाँ पर कोलकाता हो गया। तो ये इनके मतलब मेजर जो सेंटर्स थे, ट्रेडिंग सेंटर्स थे, यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। तो फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री का मतलब ये होता है कि जो भी इंडिया का जो इनर लैंड है, यहाँ से जो भी अंग्रेज़ों को रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो यहाँ से क्या हुआ, लैंड मीडियम से यहाँ डिफरेंट पोर्ट्स पर सप्लाई कर दिए गए, ठीक है। फिर यहाँ पर सप्लाई कर दिए गए। अब सप्लाई जो करे गए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको लोकेशन ऐसी चाहिए, कुछ ना कुछ सेटअप चाहिए, जहाँ पर वो अपने इन प्रोडक्ट्स को, इन रॉ मटेरियल्स को एक्यूमुलेट कर सकें। तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो वो अपने फोर्ट्स बनाते थे, यानी कि जो पोर्ट सिटी में फोर्ट्स बनाते थे, तो उन फोर्ट्स को ही फैक्ट्री बोलते थे। तो फैक्ट्री क्या होता था, एक तरीके का वेयर हाउस होता था, एक तरीके का गोडाउन होता था, जहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपना जो भी यहाँ हिंटरलैंड, जो मतलब इनर लैंड होता था, वहाँ से अपना प्रोडक्ट्स लाते थे, रॉ मटेरियल्स लाते थे, यहाँ पर एक्यूमुलेट करते थे, फिर यहाँ से शिप्स के थ्रू जो था वो अपने कंट्रीज में सप्लाई कर देते थे, ओके। तो कंसेशंस इनको मिले थे, जो लोकल कोर्ट्स थे, मतलब जो लोकल मुगल कोर्ट्स थे, और इनको धीरे धीरे करके मोनोपोली राइट्स भी मिले गए थे। इनफैक्ट मुझे एक नाम याद आ रहा है, मुगल बादशाह थे वो, उनका नाम था फारूक सियार, उनको पगले राजा के नाम से फेमस थे। यस, ये बिल्कुल फैक्ट है, पगले राजा के नाम से वो फेमस थे। और उन्होंने तो क्या किया था, अंग्रेज़ों को कॉइन मिंट्स करने की परमिशन दे दी, और उन्होंने रॉयल फरमान भी दे दिया, और बोल दिया कि मोनोपोली राइट्स भी दे दिए ट्रेड करने के, कि ठीक है आप जो है अपना ट्रेड करिए, ठीक है।
और ये परमिशन जो दी गई थी वो करीब वो आपका 1600 1608-9 के आसपास दी गई थी। तो पहले रॉबर्ट हॉकिंस आए थे, उसके बाद फिर आपके थॉमस रो आए थे वहाँ ब्रिटेन से। तो ये जो हमारे मुगल बादशाह थे उन लोगों को मतलब इन लोगों ने काफ़ी गिफ्ट्स दिए और कुछ उनकी ये भाषा मतलब जो ये टर्किश लैंग्वेज होती है, अरेबियन लैंग्वेज होती है और इस्लामिक जो होता है मतलब ये उनकी भाषा में उनसे बात करते थे। तो वो जो हमारे मुगल किंग्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे और मतलब इनको परमिशन जो भी इनको ट्रेड कंसेशंस चाहिए होते थे वो दे देते थे। अब इससे क्या होता है कि जो एक डिक्लाइन होना शुरू हो गया कहाँ पर, जो ओल्ड पोर्ट्स थे यानी सूरत के जो पुराने हमारे जो हमारे डोमेस्टिक ट्रेड चल रहा था उन पोर्ट्स में डिक्लाइन हुआ और हुगली का जो पोर्ट था वहाँ पर डिक्लाइन होना शुरू हुआ, जो हमारे लोकल मर्चेंट्स जिसके थ्रू ट्रेड करते थे। अब जो एक्सपोर्ट्स था इन पोर्ट्स के थ्रू वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर यूरोपियन पावर्स का होल्ड होने लगा था। जो क्रेडिट मिलता था, जो क्रेडिट मतलब उधार लोन मिलता था, लोन फैसिलिटी थी जो ट्रेड को फाइनेंस करती थी, ये भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो गई और जो लोकल बैंकर्स थे ये भी धीरे धीरे करके बैंकरप्ट होना शुरू हो गए। तो ओवरऑल क्या हुआ, जो यूरोपियन पावर्स थी इनका ग्रोन शुरू हुआ और जो अपने लोकल मतलब जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, इनका फॉल स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर इंग्लिश फैक्ट्री जो थी सूरत में सबसे फर्स्ट फैक्ट्री लगी थी सूरत में। देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। इंडिया में जो फर्स्ट जो पावर आई थी वो आई थी पोर्चुगीज़, यानी कि पोर्चुगीज़ आए थे जो वास्को डी गामा आए थे। तो पोर्चुगीज़ ने अपनी सबसे फर्स्ट फैक्ट्री जो लगाई थी वो लगाई थी कोचीन केरला में। ठीक है, तो कोचीन में जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी। फिर आपका आए थे डच ने जो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर आपके आए थे ब्रिटिशर्स ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो लगाई थी वो लगाई थी सूरत में 1613 में, 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में लगाई थी गुजरात में। और फिर आए थे फ्रेंच 1664 में, 1664 में। तो फ्रेंच ने जो अपनी फर्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया फैक्ट्री लगाई थी, स्टार्ट की थी, वो फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी सूरत में। तो फ्रेंच और जो ब्रिटिश थे इनकी फर्स्ट फैक्ट्री लगी थी आपकी सूरत में, डच की लगी थी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में और जो पोर्चुगीज थे उनकी फर्स्ट फैक्ट्री लगी थी कोचीन केरला में लगी थी। तो ये चार चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, मे बी आपसे का क्वेश्चन आ जाए। तो 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो थी सूरत में स्टार्ट करी। फिर इन्होंने अपनी जो साउथ में दूसरी फैक्ट्री लगाई वो इन्होंने मसूलीपट्टनम में लगाई। तीसरी फैक्ट्री जो इन्होंने लगाई थी अपनी ईस्ट इंडिया में वो ओडिशा में लगाई थी। फिर कोलकाता में इन्होंने अपना होल्ड स्टैब्लिश किया था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, इलाहाबाद ट्रीटी के बाद। ठीक है, तो ये सब मतलब डेवलपमेंट्स हुए थे। डेवलपमेंट्स क्या मतलब, इनका डेवलपमेंट्स हुआ था ब्रिटेन का, हमारा डेवलपमेंट्स नहीं, हमारा तो डिक्लाइन शुरू हो गया था इनके कंट्रोलिंग के बाद। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक फैक्ट्री की इमेज दी हुई है मैंने यहाँ पर, तो सूरत में जो फर्स्ट फैक्ट्री लगाई थी। फिर क्या होता है, अब देखिए जो सूरत और हुगली थे इनका डिके यानी इनका जो था मतलब डिक्लाइन शुरू हो गया। बॉम्बे और कैलकाटा ग्रीव होने लगे। तो यानी इन्होंने जो अपना मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था वो बॉम्बे और कैलकाटा में बनाया था। तो बॉम्बे और कैलकाटा का प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट हो जाती है, सूरत और हुगली का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अब ये जो सब चीज़ें नई हो रही थी, ये जो नई नई चीज़ें हो रही थी, नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ये चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही थी, ये इंडिकेट कर रही थी कि सुपरविजन ऑफ द कॉलोनियल पावर यानी कि स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द कॉलोनियल पावर। जो ट्रेड चल रहा था इन नए पोर्ट्स के थ्रू, इन पर किसका कंट्रोल था, देवर कंट्रोल्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज, यानी जो यूरोपियन कंपनीज थी। और ये कर भी कौन रहा था, जो यूरोपियन शिप्स थे उनके थ्रू ये सारा का सारा ट्रेड चल रहा था। फिर नेक्स्ट इसमें क्या होता है, देखिए बॉम्बे हार्बर का मैंने यहाँ पर फोटो लिया हुआ है। बॉम्बे हार्बर यानी कि जो अंग्रेजों ने यहाँ पर डेवलप किया था, एक लेट 18th सेंचुरी का फोटो है, कैसे इन लोगों का ट्रेड जो था वो इंटरनेशनल लेवल पे चलता था। नेक्स्ट क्या होता है, अब हमारे इंडियन वीवर्स के साथ क्या होता है, देखिए अब ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना इंपीरियलिज्म के थ्रू अपनी जो पैर जमा रही थी इंडिया में, यानी कि अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही थी इंडिया में 1760s के बाद। देखिए अब यहाँ पर ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम 1600 में कंपनी बनी थी बट आपने यहाँ पर 1760 क्यों मेंशन किया है, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट
लास्ट स्लाइड में बताया है कि 1757 सिराजुद्दौला जो नवाब था बंगाल का, उसने जो था हमला किया था, मतलब उसने क्या किया था, अंग्रेज़ों पे अटैक किया था। फिर बदले में रॉबर्ट क्लाइव को वहाँ साउथ से बुला के रॉबर्ट क्लाइव ने जो था बैटल किया था, बैटल ऑफ प्लासी जिसे बोलते हैं। खैर वो बैटल नाम का था, कोई बैटल नहीं हुआ था। उसमें धोखे से जो उनका मीर कासिम जो था, मीर कासिम ने धोखे से, ये चीफ कमांडर था सिराजुद्दौला की आर्मी का, और इन्होंने धोखे से सिराजुद्दौला को मारा था। तो ये कोई, ये हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं बैटल, बट ये कोई एज सच बैटल नहीं था। इसमें 21 या 22 अंग्रेज मारे गए थे और बाकी सारे के सारे जो लॉस हुआ था अल्टीमेटली बंगाल को हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद नेक्स्ट जो बैटल होता है वो होता है बैटल ऑफ बक्सर होता है। ये भी अगेन बंगाल में ही होता है। बैटल ऑफ बक्सर में जो होता है आपका, बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर में भी आपका यही, एक तरफ ब्रिटिश फोर्सेस होती है और दूसरी तरफ आपके बंगाल के जो नवाब होते हैं उनकी वो फोर्सेस होती है। अवध के नवाब होते हैं, अवध के नवाब होते हैं, और जो मुगल रूलर्स थे, ये तीन पार्टी एक साइड होती है और ब्रिटिश जो होते हैं वो अदर साइड होते हैं। तो यहाँ पर भी जो था वो वॉर लड़ा गया। तो यहाँ पर जो मतलब बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो यहाँ पर इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी, जिसके थ्रू जो था नवाब था उनको पेंशन दे दी गई थी, ना कानपुर भेज दिया गया था। तो ये कुछ मतलब ट्रीटी हुई थी। तो ओवरऑल बैटल ऑफ बक्सर के बाद देखिए दो चीज़ें आपको याद रखनी है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये दो बैटल्स हुए थे जिसके बाद अंग्रेज़ों के हाथ में बंगाल का कंट्रोल आ गया था। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया था, डुअलिज्म, यानी कि जिसको बोलते ना कि डुअल पावर, मतलब डुअलिज्म का डायरकी शुरू की थी बंगाल में। डायरकी बोलते हैं डुअलिज्म, मतलब कि डबल रूल स्टार्ट किया था कि एक पपेट नवाब बैठा दिया था गद्दी पर, थ्रोन पे, और ओवरऑल उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और जो रेवेन्यू कलेक्शन की पावर थी, जो दीवानी राइट्स थे, वो अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले लिए थे। यानी अथॉरिटी अंग्रेज़ों के पास थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना जो इंडियन नवाब था बंगाल का पपेट नवाब, उसको दे दी थी। ठीक है, तो इस सिस्टम को डायरकी बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इंडियन टेक्सटाइल जो थी इस स्टार्टिंग में तो मतलब जो था डिक्लाइन नहीं हुआ था, इंडियन जो एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया से। ब्रिटिश जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो देखो एक्सपेंड उतनी लेवल पे नहीं हो रही थी, और इंडियन फाइन जो मतलब हमारा जो इंडियन कॉटन था, टेक्सटाइल्स थी, उसकी बहुत डिमांड थी यूरोप में। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर जो फैक्ट्रीज लगी हुई थी वो प्रोसेस जिस रॉ मटेरियल को कर रही थी, कॉटन को कर रही थी, उसकी सप्लाई इंडिया से हो रही थी। अब जो कंपनी थी, ये जो कंपनी थी ये एक्सपेंड होना शुरू हो गई, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट्स भी इंडिया से शुरू हो गया। अब इन्होंने क्या किया, देखिए अब अंग्रेज़ों को ज़्यादा सप्लाई चाहिए थी टेक्सटाइल्स के इंडिया से, तो इन्होंने क्या किया, सप्लाई को इंश्योर करने के लिए, मतलब हमारी फैक्ट्रीज में कोई भी किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं लगना चाहिए, तो इन्होंने एक कुछ पेड सर्वेंट्स जो थे, उन पेड सर्वेंट्स को गोमास्तास बोलते थे। दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इस टर्म से सीधा आपका क्वेश्चन बनेगा कि हु वर गोमास्ता, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गोमास्ता। तो गोमास्ता कौन थे, पेड सर्वेंट होते थे, मतलब इनको पैसा दिया जाता था काम करने के लिए, और क्या काम करते थे, ये सुपरवाइज करते थे वीवर्स को, सप्लाई जो वो लोग बनाते थे उसको कलेक्ट करते थे और उसकी क्वालिटी को इंश्योर करते थे। तो मतलब इनका काम क्या था कि सुपरवाइज करना, कलेक्ट करना और उसकी क्वालिटी को चेक करना कि कुछ भी मतलब इन्फीरियर क्वालिटी का सामान जो टेक्सटाइल है वो तो नहीं दिया जा रहा है। अब वो ये जो लोन लेते थे, मतलब वो जो वीवर्स लोन लेते थे, तो उनको हैंड ओवर करना होता था जब भी जो भी कपड़ा रेडी हो जाता था, किसको, गोमास्तास को। मतलब पहले ये एडवांस लोन पे कर देते थे जो सप्लायर्स होते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे, जो कंपनी थी, और उसके बाद गोमास्ता को वो लोग जो थे, जो भी कॉटन तैयार हो जाता था उनको सप्लाई कर देते थे। फिर यहाँ पर देखिए मैंने एक इमेज ली हुई है, एक वीवर की है गुजरात में, वो कैसे जो है प्रोडक्शन कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। अब देखिए मैनचेस्टर इंडिया में कैसे आती है। मैनचेस्टर क्या था, वहाँ पर एक सिटी है, तो वहाँ पर जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, मेनली जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी यहीं पर सबसे ज़्यादा लगी थी, तो इसलिए मैनचेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि विच सिटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो एक मैनचेस्टर तो यूके में है और दूसरा मैनचेस्टर जो है वो इंडिया में भी है। तो कौन सा सिटी है इंडिया का जिसको मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो अब मैनचेस्टर जो है इंडिया आती है तो क्या होता है, 1772 में जो हेनरी पेटुलो थे, इन्होंने क्या किया, जो डिमांड थी इंडियन टेक्सटाइल्स की वो कम नहीं हुई। क्यों कम नहीं हुई थी, क्योंकि कोई और कंट्री जो था वो उतना अच्छा कॉटन
कॉटन बना ही नहीं रहा था जितना इंडिया की सप्लाई थी। तो जितना अच्छी क्वालिटी का कॉटन इंडिया बना रहा था, उतना अच्छा जो कॉटन था वो कहीं और से सप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो ऑब्वियसली डिमांड में कहीं पर भी डाउनफॉल नहीं आने वाला था। फिर जो कॉटन वीवर्स थे इंडिया में, ये दो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। अब देखिए, अंग्रेजों को तो बेनिफिट हो रहा था, उनसे कोई कंसर्न नहीं है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ स्टार्ट होती है। हमारे जो कॉटन अपने लोकल वीवर्स थे, डोमेस्टिक वीवर्स थे, ये दो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे एक ही टाइम पे। सबसे पहला, इनका जो एक्सपोर्ट मार्केट था, मतलब ये जो लोग अपना फाइनल प्रोडक्ट बना के अपने जो रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे थे, इसका जो एक्सपोर्ट दूसरे कंट्री में किया जा रहा था वो डाउन हो गया। क्यों कम हो गया, क्यों गिर गया? क्योंकि देखिए वहाँ तो मशीनें आ गई थी, वहाँ तो फैक्ट्री लग गई थी। तो अब वहाँ पर क्या था, वो जो फैक्ट्री से कोई काम होगा तो ऑब्वियसली वो चीप होगा, सस्ता होगा, उसकी मतलब क्वालिटी तो ठीक ठाक होगी, लेकिन जो प्राइस है वो एज कम्पेयर टू हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स है उससे सस्ता होगा। तो लोग सस्ती चीज़ें खरीदेंगे, क्यों कोई इतनी एक्सपेंसिव खरीदेगा? जो रॉयल फैमिलीज हैं दे आर एक्सेप्शंस, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो लोअर लेवल क्लास है, वो वही चीज़ें खरीदेंगे जो चीप प्राइस पर मिल जाएंगी। तो हमारा पहली बात तो एक्सपोर्ट गिर जाता है। और सेकंड क्या है, जो हमारी लोकल मार्केट थी, मतलब वहाँ पर एक्सपोर्ट तो गिरा और अपनी जो लोकल डिमांड थी वो भी श्रैंक होने लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो इम्पोर्ट था, मतलब वहाँ से जो उनका फाइनल प्रोडक्ट, जो फैक्ट्रीज में कपड़े बन रहे थे, जो भी उनका एक्सपोर्ट था, उसके लिए जो तैयार मार्केट थी, रेडीमेड मार्केट थी, वो भी अपनी इंडियन मार्केट थी। तो ना तो एक्सपोर्ट कर पा रहे थे और ना ही अपनी मार्केट में जो लोकल मार्केट थी, इंडियन मार्केट थी, वहाँ पर सेल आउट कर पा रहे थे। अब इससे क्या हुआ, ये सब क्यों ये हुआ था? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया था, मैनचेस्टर के गुड्स आ गए थे। यानी जो मैनचेस्टर का सामान था, जो वहाँ का फैक्ट्री का आउटपुट था, वो इंडियन मार्केट में अपनी जगह बना रहा था। क्यों बना रहा था? क्योंकि मशीन से बना हुआ था, तो उसकी कॉस्ट कम थी, तो ऑब्वियसली जो फाइनल प्राइस होगा वो भी बहुत कम होगा। अब इम्पोर्टेड जो कॉटन गुड्स थे वो इतने सस्ते थे कि वीवर्स हमारे जो हैंडमेड गुड्स बन रहे थे, टेक्सटाइल्स बन रहे थे, कपड़े बन रहे थे, हमारे वीवर्स तो कहीं पर भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है, करीब 1850s आते आते, यानी कि मिड 19th सेंचुरी में जो हमारे वीवर्स थे, अब एक और नई प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब क्या प्रॉब्लम आती है, अब अभी तक तो क्या था, ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे लेकिन चीज़ें बना पा रहे थे। लेकिन अब क्या होता है, एक नई प्रॉब्लम आती है कि दे पीपल वर नॉट एबल टू गेट द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। अब इनको जो अभी तक तो इनको अच्छा खासा मतलब कॉटन की जो सप्लाई थी वो मिल रही थी, जो फाइन कॉटन इनको कपड़े बनाने के लिए चाहिए थी। लेकिन अब 1850s तक क्या हो जाता है, कॉटन की सप्लाई भी इनको नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? अगेन क्लिकिंग पॉइंट, कि क्योंकि कॉटन तो ब्रिटेन की फैक्ट्रीज के लिए जा रहा था। ठीक है, तो जब अमेरिकन सिविल वॉर होता है करीब 1867 के आसपास, तो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ। अब कॉटन की सप्लाई वहां से कम हो गई, तो अमेरिका से तो कट गया कॉटन, अब नहीं मिलेगा। अब क्या था, जो ब्रिटेन के लिए जो नेक्स्ट टारगेट था, जो नेक्स्ट कंट्री थी, वो थी अपनी कंट्री इंडिया। तो अब उनका जो नेक्स्ट सप्लाई मार्केट थी वो बन गई थी इंडिया की। अब हम लोगों को क्या करना है, इंडिया से एक्सपोर्ट करना है क्या, रॉ कॉटन को। तो रॉ कॉटन का जो एक्सपोर्ट्स था अब वो इंडिया से इंक्रीज हो जाता है। प्राइस जो थे रॉ कॉटन के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमारे जो वीवर्स थे वो बेचारे तो स्टार्व, मतलब उनको तो मिल ही नहीं पाई थी सप्लाई कॉटन की, और उनको क्या करा गया, वो बेचारे फोर्स हो गए, मतलब उनको बहुत मजबूरी में बहुत प्रेशराइज कर दिया कि अगर आपको कॉटन खरीदना है तो ये जो एग्जॉर्बिटेंट, यानी कि जो बहुत हाई प्राइसेस हैं, इन पर ही खरीदना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, वीविंग तो नहीं कर पाएंगे भाई, अपने वीवर्स क्या थे, गरीब पीपल, गरीब लोग थे। गरीब लोग अगर इतना महंगा सामान खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा उनसे इतना महंगा सामान, जबकि मार्केट में ऑलरेडी सस्ता जो मटेरियल है, सस्ता फाइनल प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है। फैक्ट्री, और वैसे भी हम लोग कॉलोनाइज थे उस टाइम, ठीक है, तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो जैसे भी पॉलिसी, जैसा भी लॉ वो बनाएंगे, सब कुछ उन्हीं को फॉलो करना होगा। फिर जो फैक्ट्रीज थी इंडिया में, इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अब इनकी फैक्ट्री से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो हमारी जो मार्केट थी, इंडियन मार्केट थी, उसमें तो पूरा मशीन गुड्स आ गया। अब हमारे जो वीवर्स थे, हमारी जो वीविंग इंडस्ट्री थे, उनका सर्वाइव होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो फैक्ट्रीज थी, अब फैक्ट्रीज आनी शुरू हो जाती है इंडिया में। तो फैक्ट्रीज के आने के साथ क्या होता है कि 1854 में, देखिए यहाँ पर ईयर, जहाँ पर भी आपको ईयर दिखे और किसी का नाम दिखे कुछ इम्पॉर्टेंट, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो 1854 में ये वो साल था जब मुंबई में
फर्स्ट मिल लगी थी जिसको नाम दिया गया था बॉम्बे स्पिनिंग मिल। और ये क्यों फेमस थी? क्योंकि यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल्स जो थी वो बनाई जा रही थी, जिसको ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो फर्स्ट मिल लगी थी वो थी बॉम्बे स्पिनिंग मिल, मुंबई में लगी थी, और ये लगी थी 1854 में। और 1853 में आपको याद होगा कि 1853 में इंडिया में फर्स्ट रेल चली थी, अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में, और साहिब सिंध सुल्तान नाम के वो इंजन्स थे जो उसमें चलाए गए थे। ठीक है, आंसर मैंने अब आपको बता दिया है। फिर बाय 1870 तक क्या होता है, करीब 13 मिल्स थी ऐसी, और करीब ऐसी 13 मिल्स काम कर रही थी। और 1875 तक टोटल जो मिल थी मुंबई में, उनका जो नंबर था वो करीब 70 चला गया था, यानी कि अब 70 मिल काम कर रही थी इंडिया में, मुंबई में मेनली, और वो 1915 तक आते आते 83 तक पहुंच गई थी। अब इनमें जो एल्गिन मिल थी ये स्टार्ट की जाती है आपकी कानपुर में करीब 1860s में। तो ये नाम याद रखिएगा, एल्गिन मिल कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? कानपुर में स्टार्ट की गई थी। ओके, सो इस लेक्चर को हम अपना यहीं पर ओवर कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।